नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का 2 वीडियो हम बना चुके हैं इस संबंध में और उनको देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने जो रिसेंट वीडियो था हमारा, हमने एडवर्ड स्वेस के हिसाब से इसको 3 परतों में बांट करके देखा था। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। पहली परत थी हमारी सीआर, जो कि सबसे ऊपरी परत है, जिसकी जो डेप्थ है पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर वो 0 से 35 किलोमीटर तक। इसका नाम सीआर क्यों था हमने ये भी देखा। इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है, इसके कारण इसे सीआर का। दूसरी जो परत थी वो थी सीमा, जो 35 से लेकर के और 2900 किलोमीटर की गहराई तक थी। इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता थी, इसके कारण इसे हमने कहा सीमा। और तीसरी जो परत हमने देखी थी वो थी निफे, जो 2900 से लेकर के पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक। और इसमें निकल प्लस फेरस, ये 2 तत्व हमने देखे। ये पृथ्वी की एक मोटा डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने बताया था, इसकी हमने चर्चा करी थी। आज हम जो मॉडर्न धरती से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक मिनट। जैसे कि हमारी पूरी पृथ्वी है गोल, तो मैं इसके सेंटर से लेकर के पूरा की पूरा एक स्लाइस निकाल लेता हूं बाहर, ताकि हम इस चीज को आसानी से समझ सकें। तो ये जो स्लाइस है इसका, मैं इसको यहां दिखा देता हूं बड़ा करके, ताकि हम कुछ चीजें समझने में यहाँ पर आसानी हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक तरबूज को हमने बिल्कुल बीच में से काट करके उसका एक स्लाइस ले लिया है, वैसे ही हमने समझने के लिए यहाँ पृथ्वी में से एक स्लाइस उठा करके केंद्र से लेकर के पूरे उसके यहाँ तक हमने पूरा एक स्लाइस ले लिया है, ताकि हम जो वास्तविक स्वरूप में हम पृथ्वी को पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जितना हमने समझा है उसका हम यहाँ पर देखेंगे। तो पृथ्वी की जनरली वो तो जो हमने पढ़ा था लास्ट, सीआर सीमा निफे, वो एडवर्ड स्वेस महोदय की विचारधारा थी। अभी जो हम देखेंगे वो वास्तविक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी अगर आपसे प्रश्न होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, तो आपको इसी के हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहली जो परत थी हमारी, जिसको हमने सीआर कहा था एडवर्ड स्वेस के अनुसार, उसी को हम यहाँ कहेंगे क्रस्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं भूपर्पटी। तो पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है वो है क्रस्ट। क्रस्ट मैं थोड़ा सा यहां पर बताता हुआ चलूंगा आपको ठीक ढंग से। यहां पर मैंने कुछ भाग ऊंचा बना दिया है, कुछ भाग नीचा बना दिया है। तो जो ये ऊंचा भाग आपको दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर, ये पृथ्वी के ऊंचे भूभाग हैं या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हमारी जो आपको दिखाई दे रहा है निचला भूभाग, यहाँ सागर है, ये है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। आइए होती क्या है समझते हैं। पहले तो इसकी बेसिक विशेषताएं हम देख लेते हैं। हमारी जो क्रस्ट होती है वो पृथ्वी के धरातल से 35 किलोमीटर तक, 35 मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक ये आपको मिल जाएगी। इसकी गहराई कितनी होगी धरातल से? 35 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 50 किलोमीटर तक भी, लेकिन जनरल वे में हम 35 किलोमीटर को लेकर के चलते हैं। मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीआर सीमा निफे देखा था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने शुरू में भी दिया है, उसी सीआर परत को हमने अब मॉडर्नाइज नाम से हम क्या कह रहे हैं,
क्रस्ट। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दो तत्वों की अधिकता है। सिलिका एल्यूमिनियम की अधिकता है। इसके अलावा इसका जो घनत्व है वो है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पर एक बात और है, जो ऊपर की क्रस्ट है, जो अपर क्रस्ट है, उसका घनत्व 3 से भी कम है, लेकिन जैसे जैसे क्रस्ट की गहराई, हम क्रस्ट की गहराई में नीचे जाते जाएंगे तो घनत्व बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एवरेज घनत्व कितना है? 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके विषय में 2 बातें और मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूं। जो हमारी क्रस्ट है, वो क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हमारी जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, वो लगभग 30 किलोमीटर है। 30 से 35 किलोमीटर मोटी है, यानी कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो महाद्वीपों के नीचे अधिक है। जबकि दूसरी हमने डिवाइड करके ली है वो है महासागरीय क्रस्ट। यानी कि महासागरों के नीचे भी जो कुछ जमीन है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो हमने एक तरीके से आपको दिखाया है कि ऊंचा जो भूभाग है, एक तो इसकी ऊंचाई होगी, इसके साथ साथ इसकी जो मोटाई है, यानी कि 30 से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है उसकी गहराई होती है। लेकिन चूंकि सागर के जो नितल है वो पहले से ही गहरा है, गड्ढेनुमा आकृति बनी हुई है, तो आधी डिस्टेंस तो हमारी ये कम हो जाएगी नीचे की ओर जब हम जाएंगे। तो महाद्वीपीय क्रस्ट 5 किलोमीटर तक मोटी है। इसके अलावा जब हम क्रस्ट में अंदर की ओर जाएंगे, मैं यहां पर बना देता हूं, मैं यहां से डिस्टेंस लिखता हुआ जाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। ये 0 है, ये 35 किलोमीटर, ये हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली जो क्रस्ट है इसके बीच में डेंसिटी का अंतर आता है, तो इनके बीच में एक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता क्या होती है? जैसे मान के चलिए कि ये कोई क्षेत्र है A, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और ये कोई क्षेत्र है B, यहां इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। A क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहां पर सपोज किसी गेहूं की फसल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस बाउंड्री के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली गेहूं की फसल होना बंद हो जाती है और इस पूरे बी वाले रीजन में चावल की फसल होती है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि जहां पर एक ही कंटिन्यूटी, यानी कि गेहूं की एक रीजन में गेहूं की फसल पैदा हो रही थी, तो वो फसल पैदा होने का जो प्रारूप है कहां बंद हो रहा है, इस रीजन में। तो जो निरंतरता को भंग कर दे उसे असंबद्धता कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये जो जेड वाला रीजन है, इन दोनों ने इधर से, अगर जेड वाले रीजन के इधर हम जाएंगे तो जो चावल यहां से यहां तक पैदा होता आ रहा था वो इस लाइन के बाद अब नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं गेहूं की बात करूं तो ए रीजन में जो यहां से गेहूं पैदा होता हुआ आ रहा है वो यहां तक होगा, इसके बाद फिर, यानी कि ये जो रेखा है ये असंबद्धता कहलाएगी। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं यहां पे असंबद्धता। तो यहां पर ऊपरी क्रस्ट की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी विशेषता है, निचली क्रस्ट का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी डेंस है, तो इन दोनों के बीच में एक असांतत्य, एक असंबद्धता मिलती है जो मोह असंबद्धता कहलाती है। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, मोह असंबद्धता।
कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में सीधा सीधा, आपके जो 20 से 30 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आ जाता है सीधा सीधा मोह असंबद्धता। क्या है ये? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में मिलती है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य मिलती है। इसकी खोज सबसे पहले ए मोहोरोविसिक ने करी और ए मोहोरोविसिक के नाम के आधार पर ही इसका नाम मोह असंबद्धता होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी खास बातें देख ली। ये हमारी पहली परत है जिसको हमने क्या कह दिया? क्रस्ट। हमने क्रस्ट का घनत्व देख लिया, गहराई देख ली, किन पदार्थों की अधिकता है वो देख ली, महासागरों के नीचे क्रस्ट कितनी है वो हमने देखा, और महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी है वो भी हमने देखा। तो 35 किलोमीटर तक हम क्रस्ट को देखते हैं। जो डिसकंटिन्यूटीज हैं मैं उनके नाम लिखता हुआ जाऊंगा, जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज आएंगी, और उम्मीद है मैंने ठीक ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि आपको असांतत्य या असंबद्धता होती क्या है, जहां पर जो किसी भी क्षेत्र विशेष की निरंतरता को भंग कर दे। अब जैसे क्रस्ट, यहां पर लगभग क्रस्ट की जो विशेषताएं हैं वो समाप्त हो जाती है। दूसरी हमारी जो परत आती है वो आती है मेंटल, और मेंटल का विस्तार जो है वो 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हमको देखने को मिलता है। दूसरी जो हमारी परत है वो क्या है? मेंटल। इसको मेंटल भी कह देते हैं, मेंटल भी कह देते हैं, ठीक है। जो हमारी सियाल परत हमने देखी थी, सियाल के बाद हमने सीमा देखी थी, तो जो सीमा परत की विशेषताएं थी वो यहाँ मेंटल पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। अगर बात करें इसकी गहराई को तो हम बता चुके हैं, 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। इसका घनत्व जो है 3 से बढ़ते बढ़ते, और इसका जो घनत्व आएगा वो 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा बढ़ते बढ़ते। और इसमें अगर मैं अधिकता करूं, किन तत्वों की अधिकता है, तो हमने देखा था सीमा परत में वो ही यहां पर अप्लाई हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि अपेक्षाकृत भारी है यहां पे मैग्नीशियम, उनकी अधिकता इस परत में है। मेंटल थोड़ी सी महत्वपूर्ण परत है, हम इसके बारे में देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा ये कहां से कहां तक बैठ रहा है? 35 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर की गहराई तक। ये पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। पूरी पृथ्वी के आयतन का लगभग 83%, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि पूरी पृथ्वी में जितनी वस्तुएं हैं, जितना कुछ भरा हुआ है, उनका 83% क्या है? इस मेंटल परत के अंतर्गत, यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पृथ्वी के द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में महज इसका जो हिस्सा है वो मात्र 16% है। ये चीजें बाद में भी हम डिस्कस करेंगे एक बार, इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% जो है, मैं एक बार उसको क्लियर कर दूं। अब हम मेंटल परत को समझ लेते हैं। मैं बात करूं ऊपरी मेंटल की, तो 100 किलोमीटर के आसपास, 80 से 100 किलोमीटर के आसपास हम जब भूकंप के तरंगों का अध्ययन करते हैं तो पी और एस तरंगे दोनों की गति में कहीं ना कहीं हमको मंदता देखने को मिलती है। और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन तरंगों की गति में धीमापन अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो रीजन है वो कहीं ना कहीं कम डेंस हुआ है, या द्रवित अवस्था में, या अर्धगलित अवस्था में है। तो यहां पर मेंटल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 35 से लेकर ऑलमोस्ट 100 तक। इसको हम कह देते हैं अपर मेंटल,
ऊपरी मेंटल, और 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की जो स्पेसिफिकली क्रस्ट है, इसको हम बेसिकली जो अपर मेंटल है वो जनरली हम 700 किलोमीटर तक पढ़ते हैं, 35 से लेकर 700 तक, और 700 से लेकर 2900 तक की जो है उसे हम पढ़ते हैं लोअर मेंटल के रूप में। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दोनों के बीच में एक और असंबद्धता मिलती है जो ऊपरी मेंटल की विशेषताओं को निचली मेंटल की विशेषताओं से अलग कर देती है।